स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं विजय लक्ष्मी, कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान में अभी हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंतर्गत पूर्व में हमने 4 कक्षाएं देख ली है। हमने पिछली कक्षा में राज्य के कार्यपालिका के वैधानिक प्रधान राज्यपाल के बारे में पढ़ा। आज हम राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पूर्व में भी ध्यान दिया था कि संवैधानिक परंपरा के अनुसार राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है ना। यह प्रावधान हमारा अनुच्छेद 163 में है कि राज्य की एक विधान परिषद होगी, अनुच्छेद 163 के अनुसार। अब यहाँ पर हम संवैधानिक परंपरा की ओर ध्यान दें तो परंपरा यह है कि जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसी को विधानमंडल के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री निर्वाचित करता है और मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की सूची राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उनमें सूची के अनुसार विभागों का वितरण कर विधान परिषद का गठन करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है विधान परिषद के मंत्रियों का चयन करना या विधान परिषद का या मंत्रिपरिषद का गठन करना। तो यहाँ पर हम मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163 राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी और इसकी नियुक्ति के संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। यह हम सभी जानते हैं। आप देखिए इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी नियुक्ति होती है? मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री जो है यह कौन होता है? अब तक आप सभी को याद हो चुका होगा कि विधान मंडल सभा के बहुमत दल के नेता, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि मुख्यमंत्री कौन है? विधानसभा के बहुमत दल का नेता, ठीक है। अब यहाँ पर यह जब मुख्यमंत्री बन रहा है उससे पहले ये क्या है? विधानसभा के एक दल का सांसद है, यानी कि इसका जो निर्वाचन हुआ है वह एज ए सांसद हुआ है और इसको मुख्यमंत्री कौन बना रहे हैं? राज्यपाल। किस प्रोसीजर से? नियुक्ति दे करके, ठीक है ना। कई बार यह छोटा प्रश्न पूछा जाता है आपके जो ये नवोदय की और की कंपटीशन थोड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है विद्यार्थियों की भी, उनमें भी कि मुख्यमंत्री होता है नियुक्त निर्वाचित। तो अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि भाई विधानसभा के तो सारे कैंडिडेट्स निर्वाचित हो क्या रहे हैं तो इसको भी निर्वाचित कर देते हैं। ये निर्वाचित नहीं होता, ये निर्वाचित जिस समय हो रहा है वह एक सांसद है, ठीक है ना। और जब यह मुख्यमंत्री बन रहा है तब यह नियुक्त है। तो आप अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है छोटे विद्यार्थियों की उनमें ध्यान रखें इस बात का। और यह किसके अनुसार नियुक्ति मिलती है इसको? अनुच्छेद 164 के अनुसार। अब देखिए मुख्यमंत्री जो है यह अपने मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की विभागों सहित सूची देता है किसको? राज्यपाल को। और राज्यपाल जो है इनको इनके सूची के अनुसार मंत्री पद अलॉट कर मतलब देता है और इनको नियुक्तियां देता है। अब पूर्व में यह जो स्थिति थी कि भाई मंत्रिमंडल का गठन हो गया, मंत्रियों की नियुक्तियां हो गई,
ये सारा क्या था, स्वविवेक पर निर्धारित था। लेकिन अब इनके चयन के संदर्भ में एक जो समस्या आती है संख्या संबंधी, मंत्रियों का चयन करते समय क्या ध्यान में रखना पड़ता है, मंत्रियों के चयन की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम संख्या पर थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान दे लें, क्योंकि पहले संवैधानिक स्थिति क्या थी कि मंत्री परिषद के अंदर कितने मंत्री होंगे यह मुख्यमंत्री और राज्यपाल का स्वविवेक का निर्णय होता था। किंतु धीरे धीरे आपस में गुटबाजी के कारण, एक दल की सरकार न आने के कारण इस संख्या को लेकर के बड़े विवाद होने लगे और यह एक समस्या का रूप धारण करने लगा। तो इस संख्या को निर्धारित करने के लिए हमारे संविधान में 91वां संविधान संशोधन किया गया और यह संविधान संशोधन यह कहता है कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी विधान मंडल के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह संविधान संशोधन जो हमारा है यह मंत्रियों की संख्या 15% निश्चित करता है, ठीक है ना। क्या है 91वां संविधान संशोधन? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि किसी भी विधानसभा के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक। अब यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देती हूँ कि जैसे देखिए राजस्थान के विधानसभा सदस्य कितने हैं, 200। अब 200 का 15% आप निकालोगे तो यहाँ पर लिखा हमने 15/100, तो कितने आ गए, यानी कि 30। राजस्थान की विधान परिषद जो होगी उसके अंदर 30 सदस्यों से ज़्यादा मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होने चाहिए, यानी कि यहाँ मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित हो गई, 30। तो यहाँ पर हमारा संविधान संशोधन 91 में जात हुआ, यह 2003 में आया और जुलाई 2004 में यह लागू हो गया था, ठीक है ना, प्रभावी हो गया था। तो जुलाई 2004 के बाद से स्थिति क्या है कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे संख्या के संदर्भ में यह ध्यान रखना, और चयन के संदर्भ में आपको पता ही है कि इनके चयन में राज्यपाल जो है यह मुख्यमंत्री की सलाह लेता है और यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वह अपने मंत्री परिषद में किन सदस्यों को ले या किन सदस्यों को ना ले। अब देखिए इनकी योग्यताओं पर एक दृष्टि डालें तो इनकी योग्यताएं वैसे तो आप सभी को याद हो गई होंगी, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रख लें कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री परिषद के अंदर मंत्री पद धारण करते समय विधानमंडल या विधानसभा का सदस्य नहीं है, विधानसभा का ही, तो वह अपना पद ग्रहण करने के 6 माह के अंदर, ठीक है ना, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या स्थिति है, पद ग्रहण के 6 माह के अंदर लेनी होती है, ठीक है ना। अगर नहीं लेता है तो पद से हट जाता है, ठीक है ना, अपने आप हटा देता है उसको फिर, क्योंकि 6 महीने के अंदर कंडीशन अप्लाई जो थी वो इसने पूरी नहीं की, तो ऐसी स्थिति में फिर उसको अपने पद से हटना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होता है तो ये वह मंत्री परिषद का सदस्य बनेगा। इन केस कि वह विधानसभा का सदस्य नहीं था फिर भी उसको मंत्री परिषद में स्थान मिलता है, तो मंत्री पद ग्रहण करने के 6 माह के अंदर उसे विधानसभा, अगर एक सदनात्मक है तो एक सदन का, अगर द्विसदनात्मक हो तो दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। अगर वह ले लेता है तो वह अपने पद पर बना रहता है, अगर नहीं ले पाता है
तो फिर उसको अपना पद त्यागना पड़ता है। ठीक है ना, समझ में आ गई सभी को। अब हम आते हैं कि इन मंत्रियों में कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। इन मंत्रियों का कार्य विभाजन करने का संपूर्ण दायित्व वैसे तो मुख्यमंत्री का ही होता है। मुख्यमंत्री प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, उसके क्षेत्र के अनुसार उसको काम या विभाग बांट देता है, लेकिन यह सूची बना करके मुख्यमंत्री किसको देगा? राज्यपाल को, और राज्यपाल उस सूची के अनुसार उनमें विभागों का वितरण करता है। ठीक है ना, राज्यपाल द्वारा ही विभाग बताए जाते हैं, लेकिन तय कौन करता है? मुख्यमंत्री। कार्य विभाजन किया तो जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन नियुक्ति कौन देता है? इनको राज्यपाल देता है। ठीक है ना। अब देखिए, ये मंत्री परिषद जो है यह अपने पदों की शपथ राज्यपाल के आगे लेते हैं, और राज्यपाल के आगे यह अपनी शपथ लेते समय दो शपथ लेते हैं। एक तो अपने पद के कर्तव्य पालन की शपथ लेते हैं। ठीक है ना। कर्तव्य पालन की शपथ लेंगे, और दूसरी गोपनीयता की। गोपनीयता से यहाँ तात्पर्य है कि देखिए, सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य, हालांकि आरटीओ का जब रूल आया था तब यह काफ़ी बच्चों के लिए एक विवाद मतलब कौतूहल का विषय बन गया था कि भाई आरटीओ के तहत हम किसी भी जानकारी को ले सकते हैं क्या? कोई भी हमें कुछ भी बता देगा, हम पूछेंगे तो। हाँ, ऐसा था कि आप जानकारियाँ ले सकते हैं, लेकिन वे जानकारियाँ देश और राष्ट्र की सुरक्षा के दायरे के अंदर होनी चाहिए। यदि आप जाकर के किसी सेना के अधिकारी से कोई जानकारी पूछेंगे तो वो आपको नहीं बताएगा। इसी तरह मंत्री पद पर कोई ऐसा निर्णय लिया जा रहा हो जो सारे देश के लिए इस समय जानना अत्यंत आवश्यक नहीं है, या अभी तक उसके बारे में बताया जाना संभव नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो निर्णय क्या रखे जाते हैं? गोपनीय रखे जाते हैं। सरकारें ऐसे बहुत सारे निर्णय लाती हैं जो कि अगर समय से पहले ही डिक्लेयर हो जाएं तो उनके सकारात्मक की बजाय नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी का जो समय था, अगर उस समय किसी को 10 दिन पहले यह सूचना मिल जाती है कि अमुक दिन से हमारे यहाँ नोटबंदी होने वाली है, तो वह व्यक्ति क्या करता? अपना सारा जितना भी धन था उसको पहले से ही इधर उधर एडजस्ट कर देता। यानी कि उसे अपने धन का ब्यौरा देने की जो एक हमने कार्रवाई की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने संपूर्ण धन का ब्यौरा देना पड़े कि उसने यह संपत्ति कब, कहाँ और कैसे अर्जित की है, इसकी जानकारी हमें वह कब दे सकता है? जब वह सारा धन उसने किसी लीगल तरीके से कमाया हो। तो हमने क्या किया था? नोटबंदी के माध्यम से इनलीगल प्रॉपर्टीज़, इनलीगल मनी को बाहर निकालने का प्रयास किया था। अगर वह निर्णय समय से पहले बाहर आ जाता है तो हमें उसके क्या होते? नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते, इसका लाभ जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। तो ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जो कि गोपनीय रखे जाने अनिवार्य हो, और एक होता है अपने पद के कर्तव्य पालन की शपथ। तो यह दो शपथ मंत्री परिषद के सदस्य राज्यपाल के सम्मुख लेते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर एक चर्चा और कर लेते हैं कि मंत्रियों की श्रेणियाँ हमने पूर्व में भी पढ़ा है, 3 तरह की होती है। ठीक है ना, 3 होती है, और ये 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि कैबिनेट मंत्री जो होता है ये केंद्र में होता है, राज्य मंत्री प्रत्येक राज्य में होता है। राज्य मंत्री की सहायता के लिए उपमंत्रियों की नियुक्तियां की जाती है। इस प्रकार से हमारी मंत्री परिषद के अंदर मंत्रियों की श्रेणियां होती है और यह कार्य करते हैं। अब देखिए, ये सारे मंत्री जो हैं इनका कार्यकाल क्या होता है? वैसे तो सिंपली हम याद करते हैं 5 वर्ष होता है, ठीक है ना, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और जोड़ा जाता है कि विधानसभा के विश्वास पर्यंत। अगर विधानसभा ही भंग हो गई है तो ये मंत्री परिषद अपने आप क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे किसी को।
अब देखिए कि हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने केंद्र सरकार का अध्ययन किया था कि मंत्री परिषद हो या सरकार हो, यह इसका सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? अपने दल के प्रति होता है, अपने सदन के प्रति होता है। तो यहाँ पर भी हमारी मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति हो गया? विधानमंडल के प्रति। कैसे? यदि एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरा मंत्री परिषद क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि साथ डूबते हैं साथ तैरते हैं, इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इनके लिए क्या कहा जाता है? एक साथ डूबेंगे और एक साथ ही तैरेंगे। तो ये होता है इनका सामूहिक उत्तरदायित्व। अब हम बात कर लेते हैं एक बार मंत्री परिषद के वेतन और भत्तों की। तो इनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और इनके बारे में संपूर्ण निर्णय लेने का जो अधिकार है वह हमारे विधानसभा को होता है, विधानमंडल को। ठीक है ना? विधानमंडल को ही इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। तो वेतन और भत्ते इनके जो आम सांसदों के होते हैं वो आप सभी को पता ही है। इनको रहने के लिए घर दिया जाता है, बिजली वगैरह के सुविधाएं दी जाती है, परिवहन की सुविधाएं दी जाती है और इनका वेतन जो होता है वह सभी का निश्चित होता है। और इस वेतन के संदर्भ में कम या अधिक करने का अधिकार किसका है? राज्य के विधानमंडल का। ठीक है? तो ये हो गए इनके वेतन और भत्तों की बात। अब हम देखते हैं कि विधान परिषद जो है यह कार्य कैसे करती है, इसकी कार्य प्रणाली पर दृष्टि डालें तो देखिए कि विधानसभा की बैठक तो साल में 2 बार जरूरी होती है, लेकिन इनको महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, सारे काम इन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। तो यह जो है सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य करता है। पहले तो कार्य प्रणाली के अंतर्गत हम देखें तो सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य हमारी मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। और अब देखिए सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इनको बार बार बैठक करना, बार बार आपस में विचार विमर्श करना अनिवार्य होता है। तो प्रायः 1 सप्ताह में इनकी एक बैठक हो जाती है। सप्ताह में 1 बैठक तो हो ही जानी चाहिए। 1 सप्ताह में एक बार ये मिलेंगे, विचार विमर्श करेंगे, अपने मुद्दों पर अपने राय देंगे, अपने जो भी व्यूज़ हैं वो रखेंगे, अपने द्वारा लाए गए सुझाव देंगे, या किसी विषय पर चर्चा करनी है, कोई विधेयक लाना है तो उसके बारे में मीटिंग करेंगे। इसके अलावा मान लो अभी बैठक हुई और 1 सप्ताह से पहले मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि किसी विषय पर बैठक बुलाना अनिवार्य है, तो जब भी मुख्यमंत्री चाहेगा वह इनकी बैठक बुला सकता है। ठीक है ना? मुख्यमंत्री के आदेश पर कभी भी इनकी बैठक बुलाई जा सकती है। तो यह हो गया इनका बैठक संबंधी निर्णय। अब इन बैठकों में इनकी उपस्थिति या गणपूर्ति हम देखें तो कोई गणपूर्ति इनकी नहीं होती है। यहाँ पर कोई नियम नहीं है, जितने सदस्य आएंगे उतनों की बैठक हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि 20 में मतलब 30 में से 15 आएँ या फिर 10 आएँ या 8 आएँ, कोई फिक्स नहीं होता है। जितने उपस्थित होंगे उतनों के साथ मीटिंग हो जाएगी। इसकी अध्यक्षता के बारे में हम देखें तो मुख्यमंत्री अगर उपस्थित है तब तो इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री कर लेगा। अगर इन केस कोई कारणवश मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं है तब जो वरिष्ठतम नेता होगा वह इनकी अध्यक्षता करता है बैठक की। ठीक है ना? तो इनकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? या तो मुख्यमंत्री करेगा, और अगर मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो उपस्थित वरिष्ठतम नेता होगा वह इनकी बैठक की अध्यक्षता कर लेगा। इस प्रकार से जो हमारी मंत्री परिषद है यह अपना कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि मंत्री परिषद के अधिकार और शक्तियाँ क्या क्या हैं। जैसा कि हमने मंत्री परिषद के गठन के समय सबसे पहले क्या पढ़ा कि यह हमारे राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है
और राज्यपाल क्या था, नाम मात्र की कार्यपालिका था। तो यह वास्तविक कार्यपालिका होने के कारण कार्यपालिका संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उनके महत्वपूर्ण निर्णय इसी पर निर्भर करते हैं, और इस पर निर्भर करने के कारण जो भी निर्णय लिए जाते हैं इनके लिए यह मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। तो जो बहुमत दल होता है उसी में से मुख्यमंत्री बनता है और उसी में से मंत्रिपरिषद बनती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि जब भी चुनाव होते हैं तो प्रत्येक दल अपना एक बैलेट पत्र देता है, मतलब अपना एक बना कर देता है मैनिफेस्टो कि भाई हम यदि चुनाव जीतते हैं तो हमारी सरकार इन इन कार्यों को प्राथमिकता से करेगी, ठीक है ना। तो अब बहुमत दल का जो नेता होगा उसने अपना जो भी दिया होगा चुनावों से पहले जनता के सामने एक प्रति, उसके अनुसार उसे कार्य करना होता है। तो सबसे पहले इनका क्या काम होता है कि शासन की नीति का निर्धारण करना। कैसे? जैसे मान लो किसी सरकार ने कहा कि हम निर्धनता के ऊपर कार्य करेंगे, देश से गरीबी बिल्कुल मिटा देंगे, तो उनकी जो भी योजनाएं आएंगी वो गरीबी निवारण को लेकर आएंगी। अगर कोई दल ये कहता है कि हम देश को विकास की ओर ले जाएंगे तो वो जितने भी उद्योग धंधे होंगे उनको विकसित करने की ओर ध्यान देगा ताकि उसका किया हुआ काम दिखे। इसी प्रकार से भिन्न मुद्दे होते हैं और भिन्न उनके कार्यप्रणालियाँ होती है और इसी के आधार पर यह शासन की नीति का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी मंत्रिपरिषद जो होती है वह सर्वप्रथम शासन की नीति का निर्धारण करती है कि इन्हें अपने कार्यकाल में किस दिशा में अधिक कार्य करना है, किस तरीके से कार्य करना है, किन किन विषयों पर कार्य करना है, ठीक है। फिर हमने जब पिछली कक्षाओं में देखा है तो राज्यपाल के जितने भी उच्च पदों पर नियुक्तियां की जाती है उन नियुक्तियों के अंदर राज्यपाल को मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल को नियुक्तियों के संदर्भ में परामर्श देते हैं, ठीक है ना। यह इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये राज्यपाल को परामर्श देने का कार्य करते हैं। अब देखिए विधानसभा का बहुमत दल का नेता ही मंत्रिपरिषद बनाता है और मंत्रिपरिषद के कार्यों पर ही संपूर्ण विधानसभा का विश्वास और अविश्वास निर्भर। तो हमने देखा कि राज्यपाल को उसके द्वारा की जाने वाली उच्च पदों की नियुक्तियों में भी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अपनी सलाह देते हैं। तो यह भी इनका एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। इसके अलावा देखिए यह शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे? विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं यह विधानमंडल में पक्षों और विपक्ष दोनों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आलोचनाओं को सुनकर उनके उत्तर देते हैं। इसके अलावा अपने पक्ष को रखते हैं, सरकार के कार्यों के ऊपर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए अपने स्टेटमेंट्स देते हैं। इस प्रकार से यह जो दल मंत्रिपरिषद होता है यह अपने दल के द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार करता है और अपने द्वारा किए गए कार्यों को प्रस्तुत कर करके अपने शासन का प्रतिनिधित्व जो है जनता के समक्ष करता है, विधानमंडल में भी करता है। तो इस प्रकार से हमारी जो मंत्रिपरिषद है यह अपने दायित्वों का निर्वहन करती रहती है। इसके अलावा अब देखिए कि हम जब भी कोई सरकार आती है तब उसके द्वारा कुछ न कुछ कानून बनाए जाते हैं उसके एजेंडा के अनुसार। तो कानून निर्माण का जो कार्यक्रम होता है कि कब कौन सा कानून बनाया जाएगा, यह निर्धारित करती है। क्यों? क्योंकि देखिए समय अनुकूल ना हो, परिस्थितियां अनुकूल ना हो और उस समय यदि कोई निर्णय अचानक से ले लिया जाए तो वह सफल नहीं होता है। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उससे पहले उसके बारे में एक पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती है, उसके फेवर में माहौल बनाना पड़ता है, उसके समर्थन में जनता को तैयार करना पड़ता है
उसके बाद ही उस विषय को यदि हम प्रस्तुत करते हैं तब वह सबके द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, उस पर सकारात्मक पक्ष उभर कर सामने आता है, वह लागू करने में सुविधा रहती है। तो इसीलिए यह जो मंत्री परिषद होता है, यह कानून निर्माण का जो कार्यक्रम होता है उसको निर्धारित करता है कि सरकार द्वारा किस समय किन विधेयकों को लाया जाएगा, किन विषयों पर चर्चा की जाएगी, किन विषयों पर कानून बनाया जाएगा। और जब तक वह अनुकूल माहौल नहीं देखती है, अनुकूल परिस्थितियां नहीं देखती है, तब तक उस विषय को लाने के लिए समर्थन नहीं देती है। तो इस प्रकार से यह जो मंत्री परिषद है, यह हमारी कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अत्यधिक प्रभावित करती है। अमूमन हम देखते हैं कि जब सरकारें अपना अंतिम समय आ जाता है, 3.5-4 साल जब बीत जाते हैं, उसके बाद में मतदाताओं को लुभाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जिससे कि सरकार का मतलब पक्ष जो है वो काफ़ी मजबूत दिखे या जनता सरकार के पक्ष में आ जाए। जैसे वैकेंसियाँ निकालना, है ना, अनेक पदों पर रिक्त पद तो पहले भी थे, लेकिन सरकार वैकेंसी मोस्ट ऑफ या तो आते ही गवर्नमेंट आते ही कि हमने इतने सारे युवाओं को रोजगार दिया, अपनी उपलब्धि गिनाएगी, या जाते समय कि हम इतने सारे युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, हमारा समर्थन करें। इस प्रकार से अपने मत रखती है। या जैसे शिक्षा के संबंध में कोई विधेयक लाना हो, तो शिक्षा के संबंध में विधेयक लाने से पहले उसकी एक पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, पूर्व योजना बनानी पड़ती है। उसके बाद ही उस विधेयक को ला करके उसको पारित करके जनता द्वारा अप्रूवल दिलवाया जा सकता है। वरना जनता क्या करेगी, विधेयक का अचानक से परिवर्तन देखेगी तो विरोध भी कर सकती है। तो इस प्रकार से यह जो दल है या यह जो मंत्री परिषद है, यह अपने दल के सिद्धांतों के आधार पर कानून निर्माण के प्रक्रिया के कार्यक्रम को निश्चित करती है। अब देखिए कि लास्ट काम जो मंत्री परिषद करती है वह होता है बजट तैयार करने का। बजट तैयार करते समय अपने मैनिफेस्टो को ध्यान में रख करके अनेक कार्यों को पूरा करने के लिए अनेक विभागों को अलग अलग मद जो हैं दिए जाते हैं। तो इसका निर्धारण कौन करता है, हमारी मंत्री परिषद करती है कि किस विभाग को कितना मद दे करके या कितना बजट दे करके हम विकास की राह पर आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हमने मंत्री परिषद, जो कि हमारी राज्य कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है, इसके गठन के बारे में चर्चा की। इसके गठन के बारे में हमने संविधान संशोधन 91 के बारे में देखा और इसके अलावा इसके दल के द्वारा, इस मंत्री परिषद के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखा। इसके साथ ही हमारा कार्यपालिका के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद का जो टॉपिक है यह यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आज आप इसको अपनी पुस्तक से दोबारा पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत आती है तो पूछेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट के माध्यम से अपने प्रश्न दे सकते हैं। धन्यवाद।